नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कल उत्तराखंड में नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी विचार की जननी नहीं रही। जब हम विकास की बात करते हैं तो भाजपा ने उत्तराखंड में विकास किया। 5 साल की पिछली कांग्रेस सरकार के काले कारनामे उत्तराखंड की जनता को देखने को मिले, जबकि भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड में न सिर्फ विकास किया बल्कि लाखों करोड़ों की योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के तमाम बड़े नेता उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और पूरी मेहनत के साथ पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं कि विकास कैसे किया जा सकता है, क्या विकास की दृष्टि होती है। बीच में अगर ये लोग सत्ता में रहे तो उन्होंने विकास की जितनी हमारी लंबी योजनाएं चलने वाली थी, चाहे इंडस्ट्री की हो, चाहे हमारे राज्य में जो हमें अटल जी ने दिया था, उसको इन लोगों ने वापस लेने का काम भी किया है। 5 साल जब हम पिछली सरकार को याद करते हैं 2002 से 7 और फिर उसके बाद जो सरकार रही, उस सरकारों में केवल घपले, घोटाले, स्टिंग ऑपरेशन, ये सब चीजें प्रदेश की जनता को देखने को मिली। लेकिन राज्य के सामने कभी विकास का कोई खाका इन लोगों ने खींचकर और विकास की दृष्टि राज्य के सामने नहीं रखी। कांग्रेस की 10 साल की इस राज्य में सरकार पूरी तरह घपले, घोटालों की, विकास की दृष्टि से पूरी तरह फेल सरकार रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ सरकार, ईमानदार सरकार, पारदर्शी सरकार और डबल इंजन की सरकार, इस रूप में सरकार ने अपनी एक छवि बनाई है और काम किया है। हम जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार में आज नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने लाखों करोड़ की जो हमारी योजनाएं हैं वो राज्य में निरंतर आगे बढ़ रही। राज्य की जनता भली भांति जानती है कि डबल इंजन न केवल इस राज्य के विकास को अपितु राज्य के नौजवानों को भी एक बड़ी आशा के साथ और इस रूप में आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल द्वारा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं सहित जनता से जनसंपर्क किया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता का भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन देखने को मिला। आपको बता दें कि जनता के साथ जनसंपर्क के बाद भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी क्षेत्र की जनता शिक्षित है, इसका जवाब भाई प्रीतम सिंह से पूछेगी कि आप 15 साल से इस क्षेत्र में विधायक रहे हैं, विधायक निधि के नाम पर आपने कौन सा विकास किया, लोग ये जानना चाहती। मैं तो देखता हूं, मैं पूरे जौनसार बावर मैंने इस दौरान भ्रमण किया, मुश्किल से 5-6 जगह मुझे विधायक निधि का काम दिखा, इसके अलावा कहीं भी नहीं दिखा। समझो 90% धरातल में नहीं है, 10% ही धरातल पर है। ये तो केवल बंदर बांट की जाती, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए बांटने का काम करते। भाई प्रीतम सिंह जी धरातल पर कोई विकास का काम नहीं किया। वो बता दे, हिसाब दे। हम तो 5 साल का अपनी सरकार का हमने हिसाब देते हैं कि हमारी सरकार ने इन 5 सालों में इस उत्तराखंड में काम क्या किया, हमने उसका बाकायदा अपना रिपोर्ट कार्ड किया। हमने जो काम किया, मैंने दर्जनों सड़कें खत निर्माण में पूरे जौनसार बावर में स्वीकृति कराई है, 2 दर्जन के लगभग। बल्कि जो डांगूटा से मुंडाली 9 किलोमीटर, उसको भी मैंने स्वीकृत कराया, क्योंकि माननीय विधायक जी कभी भी नहीं चाहते थे कि डांगूटा से मुंडाली सड़क बने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वहाँ वो सड़क बन गई तो कथ्यान के लोगों का सीधा ब्लॉक हेडक्वार्टर से लिंक हो जाएगा, वो त्यूनी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चाहते कि त्यूनी होकर लोग जाए। तो विकास के नाम पर उनकी कभी सोच नहीं रही, उनकी सोच केवल ठेकेदारी प्रथा रही। जी, चक्रौता विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस का राज रहा है हमेशा से, इस बार हम कोशिश करेंगे चक्रौता विधानसभा से कमल के फूल को विजयी बनाने के लिए। और जिस तरीके से हाईकमान ने रामशरण नौटियाल जी को टिकट दिया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि चक्रौता विधानसभा से विजय फतेह करें। देखो, हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व में वो मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो चक्रौता विधानसभा में भी हमको उसी प्रकार का एक समर्थन मिल रहा है। और 2022 में है, उत्तराखंड में है, चक्रौता विधानसभा की जब सीट जब खुलेगी तो सबसे पहले चक्रौता विधानसभा में कमल खिलेगा। तो जैसे जो विपक्षी है वो लगातार जो है बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है गुटबाजी है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती है।
देखो जब तक हमारे यहाँ टिकट नहीं बढ़ते हैं तब तक सब लोग अपना प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई गुटबाजी नहीं होती है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय ले लेता है उसमें सब लोगों को संतुष्ट रहना पड़ता है। तो लगातार जो चक्राता सीट चुनौती बनी हुई है भाजपा के लिए, इस बार क्या लगता है किस प्रकार से फतेह करेंगे? इस बार हम लोग सारे लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता और हमारे जो हो नेता है, चाहे प्रताप सिंह जी हो, मधु चौहान हो, मूरत राम शर्मा हो, मुन्ना सिंह चौहान जी हो, तो सारे लोग रामशरण नौटियाल को हो जिताने के लिए सब एकजुट है और यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस में तो हर जगह विरोधाभास है, आप किसी भी विधानसभा में को देख लीजिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद पौड़ी के लिए तैनात किए गए हुए प्रेक्षक श्री सुबोध सिंह और वीरेंद्र सिंह द्वारा जनपद के एमसीएमसी मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने समाचार पत्र, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही निगरानी, पेड न्यूज और पूर्व प्रमाणीकरण के संबंधित कार्यों की जानकारी ली। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संपादन हेतु सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा, राजीव रतन, केएस दयानंद तथा पुलिस प्रेक्षक अविनाश कुमार द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, एसएसपी यशवंत सिंह चौहान तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जहां निर्वाचन की तैयारियों तथा जरूरी बिंदुओं को साझा करने के संबंध में चर्चा की गई। आज नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया हमारे जनपद में चल रहा है उसका अंतिम दिवस है और अभी 3 बजे तक का समय सभी कैंडिडेट्स को अवेलेबल है। उसमें जितना लोग का हो जाएगा उसी का डेटा को शाम तक जानकारी में आ जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण बैठक माननीय जो प्रेक्षक महोदय हैं उनकी उपस्थिति में हुआ है। हमारे जनपद में 3 सामान्य प्रेक्षक का नियुक्ति किया गया है। श्री पार्थी सारथी मिश्रा जी जो उड़ीसा कैडर से बिलोंग करते हैं और हमारे जनपद में उनका आगमन कल हो गया है। उन्होंने आज एक बैठक भी किया उन्होंने। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट में राजीव रतन साहब हैं जो हरियाणा कैडर से हैं, उनके द्वारा भी आज बैठक में प्रतिभाग किया गया है। और जो हमारे तीसरे सामान्य प्रेक्षक महोदय हैं वो दयानंद साहब हैं जो कर्नाटका कैडर से यहाँ पर आए हुए हैं। और पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में अविनाश कुमार जी हैं जो उड़ीसा कैडर से डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने आगमन किया है। सभी प्रेक्षकों द्वारा जो है ऑब्जर्वर महोदय द्वारा जो है आज बैठक करते हुए निर्वाचन की बैठक की समीक्षा की गई है, क्या तैयारी का जायजा लिया गया है। साथ में उनके द्वारा नोडल ऑफिसर्स के साथ बैठक करते हुए उचित दिशा निर्देश भी जारी किया है और उनके द्वारा समीक्षा करने के उपरांत जो भी कमियां उनको महसूस हुआ उसके बारे में उन्होंने सुधार करने का हमको अभी समय दिया हुआ है। साथ में जो भी उनके द्वारा अपना अनुभव के साथ कुछ पॉइंट साझा किया है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमने उनको आश्वस्त किया है। साथ में आज नामांकन का प्रक्रिया चल रहा है, उस नामांकन प्रक्रिया को भी उनके द्वारा अवलोकन किया गया, उसका ऑब्जर्वेशन किया गया है और उसके साथ साथ में वो जो भी कल स्क्रूटनी किया जाएगा, साथ में ऑब्जर्वर के साथ में जो मीटिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी की उसकी भी आयोजन हमने कल किया हुआ है। सभी ऑब्जर्वर महोदय का जो फ़ोन नंबर्स होगा और मीटिंग का वेन्यू होगा उसको हम अखबार में प्रकाशित करेंगे ताकि सामान्य नागरिक और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधिगण हैं उनसे मुलाकात करना चाहे, उनसे बात करना चाहे तो उन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं और उनसे वार्ता करने के लिए सहसपुर विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जहां इस प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जो मैंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है वह मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देख लिया कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और आज उत्तराखंड की जनता के साथ जो छल चल रहा है वह कितना बड़ा धोखा है कि वही भाजपा में चले जाते हैं, वही कांग्रेस में आ जाते हैं। कोई मान मर्यादा बची ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख इनके दिमाग में घुसी हुई है और उस सत्ता की भूख के कारण इनको भाजपा, कांग्रेस या जुड़े हुए कार्यकर्ता या विचारधारा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज आप बात करिए कि कोई इनको 2 चेहरे ऐसे नजर आ जाए जिससे कांग्रेस मजबूत हो रही हो, वो चाहे आरएसएस विचारधारा के भी होंगे उनको भी ले लेंगे। और अगर ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, यदि उनको कोई कांग्रेस विचारधारा का, कट्टर कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति भी मिलता हो तो वो बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की। तो इन सारी तमाम नीतियों को देखते हुए और जो मैं बात करूंगा जिस विधानसभा में मैं पिछले लगभग 20 सालों से सक्रिय राजनीति कर रहा हूं, इस विधानसभा की जो दुर्दशा की है इन दोनों पार्टियों ने मिलकर की।
तो आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है सर आम आदमी पार्टी में आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मेरी जो रणनीति आगे की है, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ मेरे से जुड़े मेरे समर्थक हैं, मुझसे जुड़े मेरे लोग हैं, मेरी उन सब लोगों से बात हो चुकी है। उन सब लोगों की दिल से इच्छा थी कि हम इस कांग्रेस पार्टी से बाहर निकले, इस भंवर से हम बाहर निकले जिस भंवर में हम उलझे हुए हैं पिछले कई सालों से। तो अब हमारी रणनीति यही रहेगी कि पूरे उत्तराखंड में हम आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे, कोठियाल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरे जैसी कट्टर कांग्रेसी जो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ने को मजबूर है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी कहने को विचारधारा है, पर आज के समय में कांग्रेस का जो हाल हो चुका है, जो ये गुटबाजी को लेकर और जो शीर्ष नेतृत्व का ध्यान नहीं है कांग्रेस की तरफ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मिल चुकी है। वही कांग्रेस है और वही बीजेपी है। बीजेपी के नेता कांग्रेस से जाते हैं, कांग्रेस में आते हैं, और कांग्रेस के नेता जाते हैं बीजेपी में। वही बीजेपी वही कांग्रेस सब मिल चुके हैं और कुछ नहीं है। मेरा सबसे बड़ा विरोध आज से 3 माह पूर्व रहा था कांग्रेस पार्टी में, ये कि मैंने विरोध किया था कि जो बागी कांग्रेस से जा चुके हैं उनको वापस ना लाया जाए। इस कारण से मैंने पुरजोर विरोध किया सोशल मीडिया पर, और इसलिए मुझे माननीय प्रीतम सिंह जी कह लीजिए या पूर्व अध्यक्ष कह लीजिए, उन्होंने मुझे उनके दबाव के चलते, जो बसपा उनके जिला अध्यक्ष हैं संजय किशोर जी, उन्होंने मुझे पदमुक्त कर दिया। और उसके बाद भी मैं आज तक कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही। कार्यकर्ता के रूप में मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं इस बात को सब तक पहुंचा पाऊं, पर मैं ये देख रही थी, मैं माननीय अध्यक्ष जी जो वर्तमान में अध्यक्ष जी हैं उनको भी बोल रही थी, मैं हरीश रावत जी के पास भी काफ़ी बार गई कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मैंने क्या गलत कहा। सब कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता थे, आज अब भी जब दोबारा विरोध हुआ हरक सिंह जी के आने का, तो उन्होंने एक नहीं सुनी, किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनी। मेरा एक ही सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि जब आप भ्रष्टाचार कहते हैं बीजेपी का, 5 साल बीजेपी के हाय करवाते हैं, मुर्दाबाद करवाते हैं, तो 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो वापिस आप उन्हीं बीजेपी वालों को कांग्रेस में क्यों लेकर आते हैं? हरक सिंह रावत जी की बहू जो 5 साल से कभी नजर नहीं आई, आज उसको अचानक से लाकर उसको टिकट दे दी गई। इसकी क्या वजह है? अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आपने अपमान किया, उनको लाकर, और अपनी कार्यकर्ताओं के साथ आपने दुर्व्यवहार किया इस तरीके का कि आप अपने कार्यकर्ताओं की, आप महिला सम्मान की बात करते हैं। कहाँ है महिला सम्मान? मैं एक महिला जो इतने समय से रावत जी से बोल रही हूँ, गोदियाल जी से बोल रही हूँ कि मेरे साथ न्याय कीजिए, एक पद मेरे को, जो पद मेरे से ले लिया गया, उस पद को आप मुझे वापस दीजिए। मेरी क्या गलती है? क्या कार्यकर्ता का हक आवाज उठाना नहीं है? कार्यकर्ता आवाज नहीं उठा सकता? तो अजीब नीति है। और आज मैं देख रही हूँ कि हरक सिंह रावत जी का इतना विरोध होने के बावजूद वो पार्टी में आ जाते हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी, ये सब आपसी गठबंधन है। इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, 5 साल जनता का मूर्ख बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा 2022 की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जनता के बीच में भ्रमण प्रारंभ कर दिया है। जहां हरीश रावत को लेकर लालकुआं वासियों में बहुत ही उत्साह दिखाई दिया, वहीं आज शहर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद हरीश रावत ने पूरे लालकुआं शहर में पदयात्रा करते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार किया। जब ऐसे बातें उठेंगी तो स्थायी भी बनाएंगे, नहीं तो मुझे करीब सांसद 80 में बन गया था, तो ये 42 साल करीब लेजिस्लेचर में रहा हूँ, लेकिन मैं मकान नहीं बना पाया। मैं लालकुआं का बड़ा आभारी हूँ और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ मकान बनाने के लिए, स्थायी निवास बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। अभी तक का राजनीतिक जीवन मैंने किराए पर काट लिया। मैं, अरे यार रहने दीजिए ना, या तो आना नहीं। राजनीतिक जीवन किराए पर काट दिया। अब चाहा है तो भाजपा के दोस्तों की कुछ सलाह तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, उनकी ये सलाह मानूंगा। सर अमित शाह ने जिस तरीके कहना चाहता हूं कि वो, उनकी सरकार कितनी निकम्मी है कि एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वो कोई मामला नहीं चला पाए।
ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए तो इतने निकम्मी सरकार है, तो उनसे देश क्या अपेक्षा करेगा जो एक भ्रष्ट व्यक्ति को नियंत्रण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। करके कहना चाहता हूं कि यदि उनमें दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। और भाजपा को एक बात कहनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि यदि मेरे खिलाफ जो तथाकथित जालसाजी वाला स्टिंग किया गया था उसमें कहीं पर भी कुछ दम होगा, अरे चोरी मेरे घर में हुई, डकैती मेरे घर में पड़ी और मुकदमा भी मेरे ऊपर, यह है भाजपा का न्याय। और यदि कहीं भी कुछ होगा तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देगा और भाजपा जो है इस तरीके का कुकृत्य करने के बाद यदि न्यायालय में उनका मामला नहीं टिक पाता है तो भाजपा को जो है राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मेरी एक सवाल मेरा यह है कि भाषण, मेरी सारी नीतियां, कार्यक्रम 2014, 15, 16 में और अब आगे का जो लक्ष्य है वो पलायन को और रोजगार पैदा करने को और एक जन कल्याणकारी सरकार जो गरीब के लिए लाठी का काम करे, सहारे का काम करे, वो सरकार बनाने में। आपको बता दें कि रुड़की विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी वेद टेक वल्लभ ने रोशनाबाद आकर नामांकन पत्र दाखिल किया। दरअसल भाजपा से बागी हुए वेद टेक वल्लभ रुड़की विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उन्होंने ये बताया कि वे हमेशा से ही जनता के बीच में रहे हैं और लगातार जनता की समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करते आए हैं। अपने बच्चे पाल लिए हैं, परिवार मेरा पूर्ण हो गया। अब मैं समझता हूँ रुड़की मेरा परिवार है और रुड़की की मुझे सेवा करनी है। अपने परिवार की तरह मैं इस नगर को अपना स्वर्ग बनाने का प्रयास करूँ। जनता के हर इलेक्शन में एक विचार होता है ना, जैसे मैंने बताया कि आते हैं वादे पूरे नहीं होते हैं। जनता की जो आवश्यकताएं हैं सबसे पहले अगर हम उनको पूरा कर दें, जैसे मैंने अभी कहा है, खेल के लिए, विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सभी आवश्यकताएं होती हैं। रोजगार सृजन करना है, स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना है, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम करनी है, शिक्षा के लिए उत्तम करने हैं। अभी आपने देखा होगा रुड़की में 3 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय हैं जो बंद पड़े हैं और 12 साल से बंद पड़े होने के कारण कुछ व्यक्तियों के प्रयास से एक विद्यालय खोल दिया गया था रामनगर में, विद्यालय नंबर 7 है ये तो, और उसको फिर से बंद करे एक नेता ने उसको बंद करा दिया। इसे हम पुनः खुलवाने का प्रयास करेंगे और नए विद्यालय खोलने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपको ये बता दूं कि उनके लिए आवाज उठाने वाला भी वैद टेक वल्लभ है। रुड़की में जितनी पटरी वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कांड, घोटाला होने वाला था, जिस घोटाले में हमने इंटरफेयर किया और उस घोटाले को होने से हमने बचा दिया है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष मोहम्मद साजिद जी हैं, आप वो मेरे गवाह हैं कि हम स्वयं उनके पास गए और जो खोखे उनके लिए सरकार ने द्वारा बनवा करके दिए जा रहे थे नगर निगम द्वारा, उसको हमने रुकवाया, क्योंकि वो जो खोखे बन रहे थे लोहे के वो लगभग 2.5 गुनी कीमत में। और ऐसे में हमने उनको ये समझाने का अधिकारी को प्रयास किया कि आज इनको जरूरत खोखे की नहीं है, इनको जरूरत है वहाँ बैठ करके सौदा लगाकर बेचने की। कोरोना काल के बाद 2 साल का भुखमरी के बाद आज ये मैदान में उतरे हैं अपनी 2 रोटी 2 वक्त की कमाने के लिए, और आप इन्हें कह रहे हैं कि 1.25 लाख रुपए का खोखा दे दीजिए। ये कहाँ से लाएंगे पैसा? इनके पास तो पैसा पहले ही खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जिनको हमने पटरी पर बैठे हुए बेरोजगार होने के बाद कोरोना काल में इनको रोटी उपलब्ध कराई है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे थे। ऐसे आपने से आप जो 1.25 लाख रुपए मांग रहे हैं, 24 करोड़ का घोटाला वो हमने रोका। कहीं ना कहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने नगर में जब भी ऐसी व्यवस्था देखी खराब, हमने उसका विरोध किया है। और उस विरोध करने में हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया। उस समय हमको यह भी नहीं मालूम था कि हम चुनाव लड़ेंगे। बचपन से आज तक जो भी हमने सेवा की है वो वक्त की आवश्यकता समझ के करी है। जो हमने कोरोना काल में सेवा की है वो भी वक्त की जरूरत से करी है। लाल कुआं विधानसभा में नामांकन करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं, जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाल कुआं शहर में पदयात्रा की और जनता के बीच जाकर उनकी दिक्कतों व समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि डबल इंजन भाजपा सरकार ने पूरे 5 वर्षों में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है। हमने मंजूर किए थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जिनमें ISBT का काम है, जिसमें जू के काम को रोक दिया है इन्होंने, विंड पावर के काम को रोक दिया है,
भाजपा की सरकार ने जो हमने स्टेडियम बनाया था वो स्टेडियम ऐसे ही रुका पड़ा है। 2 पुल हमने अपनी गौला नदी पे बनाने का और गौला के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, वो सब रुके पड़े हैं। उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी के चतुर्मुखी विकास की योजना में हमारे लालकुआ का क्षेत्र बड़ी शिद्दत से शामिल हो सके और आगे बढ़ सके, उसका नेतृत्व कर सके। उसके लिए यहाँ कुछ बड़ी परियोजनाएं जो राज्य स्तर की होंगी, जैसे हम खेल कूद यूनिवर्सिटी, यदि हरीश रावत के हाथ में बात रही तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से ये दावेदार है, क्योंकि यहाँ स्टेडियम है, 2-3 स्टेडियम है, खेल स्कूल भी है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं आज सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन शर्मा ने कैंप सेलाकुई में रिबन काटकर और हवन पूजन करने के बाद कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आर्यन शर्मा ने बताया कि पूरी विधानसभा का संचालन इसी कार्यालय से किया जाएगा। देखिए, हमारे केंद्रीय कार्यालय से सारे कार्यक्रम आगे के संचालित होंगे और जो पूरा हमारा 12 तारीख तक का कार्यक्रम है, तो डेली हम किस किस उसमें जाएंगे अपने ग्रामों में अपने कांग्रेस के कार्यक्रम को लेके, वो हमारे यहाँ से केंद्रीय कार्यालय से आज विधिवत इसकी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो हम ये कल या परसों से सारे कार्यक्रम उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। आर्यन शर्मा जी, कांग्रेस में 2 गुट, कोई गुट नहीं है, सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। आर्यन जी, आपने परसों जब नामांकन भरने आए थे, आपने कहा था अकील अहमद जी से बात करेंगे, लेकिन अकील अहमद जी ने निर्दलीय नामांकन भरा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार संवाद स्थापित कर रहा है, हम सब लोग, और इसका रास्ता निकल आएगा। तो आप ऐसे क्या चुनाव जीत सकते हो जब अकील अहमद जी आपके साथ भी नहीं है? नहीं, हमारे सारे कांग्रेसी हम लोग मिलकर सब लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और लगातार सब लोग जो है कांग्रेस के लिए जिताने का काम करेंगे। वो फिर निर्दलीय उन्होंने नामांकन क्यों भरा? अब देखिए, छोटा मोटा है, हम सब लोग मना लेंगे, हमारे कांग्रेस का परिवार है और छोटी मोटी कोई बात भी होगी हम लोग सब मिलकर तो काम करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो पूरी तरह एकजुट हैं और पब्लिक ने अपना मन बना लिया है कि हम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और कांग्रेस भारी बहुमत से पछवा दून के अंदर जीतने जा रही है। पछवा दून की 4 सीटों पर कांग्रेस फतह करेगी। सहसपुर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जीत कांग्रेस की होगी। अकील अहमद जी ने अलग अकील अहमद जी ने अपना कराया, अभी देखते हैं, लड़ेंगे, अभी देखते हैं, उनसे बातचीत हमारे शीर्ष नेता करेंगे, तो हो सकता है अभी तो पर्चा वापस लेने की भी डेट है। सर, क्या आप क्या मानते हैं कि आर्यन शर्मा जी यहाँ से जीत जाएंगे? आर्यन शर्मा जी भारी बहुमत के साथ इस बार, जो जनता की चाहत है, जो लोगों में उत्साह है, भारी बहुमत के साथ आर्यन शर्मा इस बार सहसपुर विधानसभा से जीतेंगे और 15 साल का जो सहसपुर विधानसभा के लोगों का वनवास है उसको खत्म करेंगे। कोई गुट नहीं है, वो कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी है, उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है, उनसे बात करेंगे। चुनावी दौर चल रहा है और नेताओं द्वारा आम जनता को लोक लुभावने वादे व आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आम जन की सुनने वाला ना तो कोई अधिकारी है और ना ही प्रदेश के नेता। आपको बता दें कि डोईवाला विधानसभा के छदमी वाला गांव के ग्रामीण पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर जल निगम के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को गंदा पानी पीकर भुगतना पड़ रहा है। वहीं सिस्टम के रवैये से परेशान ग्रामीणों ने अब मीडिया से गुहार लगाई और अपनी समस्या से अवगत करवाया। हो रखे, गंदा नहर में से कपड़े बर्तन धो रहे, गंदे नल, उसके नल के पानी पी रहे और इतने परेशान। उसमें रोड, बीच रोड में खड्डा इतना हो रखा, किसी की गाड़ी गिर जाए, कुछ हो जाए तो घर वाले जिम्मेदार। के बाहर के सामने गाड़ी टकरा गई, कोई बच्चा आ जाए, इतना गहरा बिजली जा रखा नीचे से। उस दिन से कोई नहीं देखने के लिए आ रहा, कोई भी एक भी बंदा नहीं आया। प्लम्बर क्या और क्या, ये ठेकेदार जो है वहाँ, उसमें सबको फ़ोन कर करके हमें बहुत परेशान हो गए। लाइट के मीटर तो ऐसे उड़ गए जैसे बम, और लाइटें ऐसे फूट गई, ऊपर से छत में से निकल गई, कोई नहीं आ रहा देखने के लिए। बिल, बिजली के बिल, दुनिया भर के बिल पहुँचाते रहे, देखने के लिए कोई नहीं आता। कोई नुकसान हो जाता है, एक बार भी नहीं देखने आता कोई भी। यहीं से बनेगा, कहाँ से लाएंगे और बताओ? कहीं दूसरी देश में तो जाएंगे नहीं पानी लेने के लिए। खाना भी इसमें बना रहे, पी भी रहे, सही, कपड़े बर्तन सब काम इससे ही हो रहे हैं।
कुछ नहीं है, बस हमने तो फोन कर करके थक ही गए, जा जाके वहाँ जहाँ ये लच्छी वाले मकान विभाग के चक्कर ही काट रहे हैं। और ये पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद कंप्लेन करके आई, उन्होंने बोला कि आज ही ठीक करा देंगे नल, और कल भी फोन किया, आज भी उनके ऑफिस गए थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। गंदा पानी ले रहे, वो गड्ढे से उसी से काम कर रहे, कोई देखने भी नहीं आया अब तक। ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसे कब तक गुजारा करेंगे। आज से 5 दिन पहले यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरी थी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण घरों के पंखे, मीटर जल गए हैं। ना तो कोई बिजली विभाग वाला देखने के लिए आया यहाँ पे, और पानी तो बिल्कुल नहीं है सप्लाई, दिन भर पानी ऐसे ही बहता रहता है। अगर बिजली का बिल सपोज करो नहीं जाता है तो पेनल्टी भी लगाते हैं बिजली ये पेयजल विभाग वाले, और परेशान भी करते हैं कि भाई बिल जमा करो नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। और ये पानी पूरा दिन पूरी रात सड़क पे खाली बह रहा है, और घरों में नलों में पानी नहीं आ रहा, और मजबूर हैं गंदा पानी पीने के लिए। नलके पे भीड़ लगी रहती है, झगड़ा भी होते हैं आपस में, तो पानी की तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है सर अभी। और आकाशीय बिजली से भी बहुत नुकसान हो गया है, मीटर जल गए हैं, मोबाइल, किसी का फ्रिज, किसी का कूलर, वो ऐसी चीज़ें जो है वो जो भी ये मीडिया डिवाइसेस हैं वो ख़राब हो चुकी हैं बिजली गिरने से, पर कोई देखने के लिए नहीं आया। और पानी के लिए भी कई बार जाके लिखित में कंप्लेंट भी कराए, फ़ोन भी किया है। सब ऐसे बोल देते हैं कि अभी हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज 4-5 दिन हो गए वेट करते करते सर, कोई नहीं आया है, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।